हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जो जंतुओं में रेबीज रोग उत्पन्न करता है। रेबीज जिसको हम कुत्ता काटने से जो रोग होता है उसे हम रेबीज रोग कहते हैं। तो रेबीज जो रोग है ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, इनसे एक्चुअली बात है कि ये रोग इन्हीं में होता है। ये जो रेबीज रोग है वास्तव में अगर देखा जाए तो ये रेबीज रोग कुत्ते का ही होता है, बंदर का होता है, बिल्ली का होता है, जो लोमड़ी है उसका होता है। तो ये रोग इनमें होता है। लेकिन जब कोई इन्फेक्टेड डॉग, मंकी, लोमड़ी किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को काटता है, यहाँ तक कि वो मनुष्य ही क्यों ना हो, तो फिर वो रोग वहाँ से इनके उस एनिमल से मनुष्य तक आ जाता है। इस प्रकार के रोग जंतुओं में होते हैं लेकिन मनुष्य में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक, तो रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है। पहली बात तो है ये, यानी कि एक ऐसा रोग है जो जंतुओं में होता है लेकिन मानव में आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज। दूसरा, ये एक न्यूरोट्रॉपिक रोग है। न्यूरोट्रॉपिक रोग है, न्यूरोट्रॉपिक डिजीज है, अर्थात इसमें 100% संभावना होती है कि जब रेबीज होता है तो उसमें जो नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, उनके इन्फेक्टेड होने की संभावना हद से ज़्यादा होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रॉपिक डिजीज। इस डिजीज का एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। यानी कि हमको पता है कि जो रेबीज का रोगी होता है वो पानी को देख के डरने लगता है, फियर फ्रॉम वाटर, हाइड्रोफोबिया। तो ये एक हाइड्रोफोबिक रोग है। अब ये डरता क्यों है? देखो, एक्चुअली होता ये है कि जब रेबीज होता है तो उस रोगी के जो थ्रोट है उसमें ऐंठन आ जाती है या ऐंठन उत्पन्न होती है। अब उसको निगलने में, कोई भी चीज़ निगलने में परेशानी होती है। तो जब ऐंठन होती है, निगलने में परेशानी होती है, तो ऐसी कंडीशन में वो रोगी मना करता है कि हमें मुझे पानी नहीं पीना है या जो नहीं खाना है। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, कि वो निगलने में बड़ी प्रॉब्लम महसूस कर रहा है क्योंकि गले में ऐंठन आ गई है। तो इसलिए ये रोग होता है हाइड्रोफोबिया या हाइड्रोफोबिक रोग। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक रोग। इस वायरस का जो पूरा नाम है, ये रेबीज वायरस है, ये आप सब जानते हैं। ये रेबीज वायरस है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेबीज लिसा वायरस। साइंटिफिक नेम है रेबीज लिसा वायरस। रेबीज लिसा वायरस। इसकी जो फैमिली है वो रैप्डोविरिडी है। फैमिली है रैप्डोविरिडी। तो रैप्डोविरिडी फैमिली के अंदर उन वायरसेस को रखा गया है जो सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वाले वायरस होते हैं।
नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस को रेबडोविरिडी के अंदर जगह दी गई है। इसका जीनस है लिसा वायरस, ये इसका जीनस है। और ये जो वायरस होते हैं, ये इसके जो रेबीज के वायरस होते हैं, ये देखो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, ठीक है, लाइक वर्टिब्रेट के अंदर ये एनिमल एंड ह्यूमन आ जाएगी। उसका प्रोटोजोआ, ठीक, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट प्रोटोजोआ प्लांटी और फंजाई। एक वाइड रेंज ऑफ होस्ट है इसकी, यानी कि एक बहुत अधिक संख्या में इनके जो परजीवी हैं वो हैं, और उनके अंदर ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। जब भी इन्फेक्ट करते हैं तो ये अपना सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, यानी कि जो आरएनए होता है ये, इसको ये उस होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसकी एक बार संरचना देखते हैं। देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है, बुलेट टाइप स्ट्रक्चर है, ये गोली के समान संरचना है। ये एक हेलिकल वायरस है। इसकी हेलिकल सिमेट्री होती है। इस पर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ ये जो आवरण है ये वाला, ठीक है, ये अंदर राइबो न्यूक्लियो कैप्सिड आरएनए है। ये कुछ प्रोटीन है जिनको हम कहते हैं लार्ज प्रोटीन या आयस प्रोटीन। ये है फॉस्फोप्रोटीन्स, ये इसकी वो लिपिड बाइलेयर है जो एक झिल्ली होती है। ये इसकी मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये इसका ये इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन या एक स्पाइसेस है, स्पाइक्स। इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये अबाउट 170 नैनोमीटर होती है, और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 80 नैनोमीटर की होती है। लगभग 80 नैनोमीटर की होती है। अब अगर हम इसमें देखें तो रेबीज जीनोम में जो रेबीज का जीनोम है, रेबीज जीनोम एनकोड, यानी कि 5 प्रकार की प्रोटीन को कोड करता है। 5 प्रोटीन एनकोड, 5 प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन है भाई, देखो वो यहाँ पर है पूरी। नंबर 1 फॉस्फोप्रोटीन। यहाँ सबसे पहले हम लिखे फॉस्फोप्रोटीन। ये फॉस्फोप्रोटीन जो है 297 एमिनो एसिड लंबी होती है, 297 एमिनो एसिड्स की बनी होती है। दूसरा है वही न्यूक्लियोप्रोटीन। तीसरी है मैट्रिक्स प्रोटीन। चौथी है ग्लाइकोप्रोटीन। और 5वीं है पॉलीमरेज या एल प्रोटीन। ठीक है, 5 प्रकार की प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, और देखो ये सब 5 प्रकार की प्रोटीन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। जो ग्लाइको जो प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं स्पाइक्स। ग्लाइकोप्रोटीन लगभग इसकी बाहर की जो सतह होती है उस पर लगभग 400 की संख्या में स्पाइक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स प्रोटीन जो ये है, ये इसके अंदर की तरफ का मैट्रिक्स बनाती है। न्यूक्लियोकैप्सिड या न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो इसका आरएनए के साथ जुड़ी होती है, तो ये न्यूक्लियस या हम कह सकते हैं वही
आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ी होती है, तो ये उस तरह की प्रोटीन बनाती है। फॉस्फोप्रोटीन ये फॉस्फोप्रोटीन है। उसके बाद देखो जो एल प्रोटीन है ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये 2127 एमिनो एसिड से बना होता है। देखो ये आरएनए पॉलीमरेज होता क्या है कि जब ये रेबीज वायरस किसी नॉर्मल या हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर प्रवेश करता है तो अपना ये न्यूक्लिक कैप्सिड है ये उसके अंदर डाल देता है। ठीक है, जब ये डाल देता है तो अब जो विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेज हैं, ये विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेज अब स्टार्ट होते हैं या एक तरह से ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं और इसकी जो आवश्यक प्रोटीन्स होती है उनका निर्माण करते हैं, जिससे इसकी प्रोटीन्स बनती है और जो वायरस होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है ताकि वो दूसरी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय या इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है, अगर हम सेकर देखें तो एक तो होती है ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन और एक होता है इसका ये सराउंडिंग प्रोटीन। दो चीजें होती है, यानी कि एक तो वायरस की संरचना में अगर हम देखें दो ही चीजें होती है, एक तो उसका आवरण जिसमें आवरण प्रोटीन होती है, एक दूसरा उसके अंदर का भाग जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड या उसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, वो डीएनए या आरएनए का बना हो सकता है। यहाँ पर ये आरएनए का बना होता है। अब इसका इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, जब भी कोई इस तरह का यानी कि जो बंदर, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, इस तरह का कोई भी जानवर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को या हेल्दी इंडिविजुअल को काट लेता है, बाइट कर लेता है या उसके स्केच कर देता है तो उससे इस रोग के आने या इसके ट्रांसमिट होने की यानी कि स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में इसका जो वायरस होता है ये वायरस उस समय तक जो मसल सेल होती है उसके अंदर होता है और धीरे धीरे वो फिर नर्व्स को इन्फेक्ट करने लगता है और जो सेंट्रल न्यूरो सिस्टम होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इन्फेक्ट करता है या उसको ये पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर विभिन्न प्रकार के जो जैसे फीवर है, ठीक है, और ये जो काम है ये काम इसकी 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल के अंदर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन किस जगह पर हुआ है। जब ये और मेनली क्या है कि ये जो एनिमल्स हैं इन एनिमल्स की जो सलाइवा होती है, लार होती है, उसके अंदर ये रेबीज वायरस उपस्थित होता है। एक्चुअली लार से ट्रांसमिट होता है और जो रोगी हो जाता है वो भी लार ही निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि उसके जो लक्षण है ना वो सब उसके जैसे हो जाते हैं। क्योंकि बात तो रही है हम अगर नॉर्मल एनिमल से यानी कि कोई डॉग है उसके अंदर रेबीज हो चुका है और एक नॉर्मल डॉग है, कैसे पहचानेंगे कि जो रेबीज जिसके अंदर हुआ है वो डॉग है वो लगातार लार निकालता है। ठीक है, एक सुस्त रहता है, चलता रहता है और अचानक से वो खा लेता है, बार बार भौंकता रहता है। इस तरह की कंडीशन अगर किसी कुत्ते के अंदर है तो समझ लीजिए उसके अंदर रेबीज हो चुका है या फिर रेबीज होने की संभावना है, तो उस कंडीशन में उससे बच के रहना चाहिए। अगर जब एक रोग ये रोग हो जाता है तो उसके बाद अब इससे बचने की संभावना क्या है, यानी कि हम इस रोग का क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखो, पहले तो जब आज से करीब 15-20 साल पहले 14 इंजेक्शन नेवल यानी कि नाभि में लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब 28 दिन के अंदर 3 इंजेक्शन लगते हैं। और वो जो 3 इंजेक्शन हैं वो एक्चुअली है क्या? इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस होता है। इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस होता है जो इम्यून सिस्टम को
एक्सप्लोइट करता है, किसके लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। ये तो इसको हम कहते हैं वैक्सीन। जो रेबीज की वैक्सीन होती है वो एक्चुअली वही रेबीज विषाणु होता है, लेकिन वो अब इनएक्टिवेट हो चुका है। इस कंडीशन में वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है किसी भी इंडिविजुअल का, उसे वो एक्सप्लोइट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ताकि ये आसानी से इस रेबीज वायरस को नष्ट कर सकें या इसके प्रभाव को नष्ट कर सकें। यही एक तरीका है। बाकी आप इनसे, जो इस तरह के एनिमल्स हैं, इनसे दूर रहिए, सेफ रहिए, बच के रहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेबीज वायरस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर कोई नया आया है चैनल पर तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।